यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस सेकेंड पेपर में यूपी पीसीएस वाले में भी प्रीएम्बल आता है। वैसे भी वनडे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे भी हम भारतीय हैं तो हमें कम से कम प्रीएम्बल के बारे में, देश के संविधान के बारे में यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमारे लिए कौन कौन सा स्पेस रखा है, हमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। बहुत से लोग अपने संविधान को ही स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते हैं, और अच्छे खासे लोग भी नहीं जान पाते हैं, जो कि ये हमारे लिए कमी है। उससे हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी रूप से जो हमारे संविधान सभा में लोग बैठे थे बनाए, और कितनी चीजें उसमें बताएं। खैर, फिलहाल हम लोग अपने प्रियम्बल की बात पे आते हैं। प्रस्तावना को बोला जाता है उद्देशिका, और 13 नवंबर को 1946 में पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाने का मुख्य मकसद क्या रहा होगा? उद्देश्य प्रस्ताव को समझने के लिए एक चीज समझिए कि उद्देश्य प्रस्ताव के लिए आपको यह समझना होगा कि कोई भी चीज अगर बनाया जाए, नॉर्मल भी व्यक्ति का अगर कोई बात हो, गर्मी भी इस समय काफी है, नॉर्मल व्यक्ति की भी अगर कोई बात हो तो उसमें यह चीज दिखाई देता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, संविधान बनाने के लिए कौन कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्ट ही इसका होता है हम भारत के लोग। प्रियम्बल में स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि हम भारतीय एक साथ सभी मिल करके, हम भारतीय सभी एक साथ मिलकर ये जोड़ने की बात कही गई। उसके बाद आपका जो भी है संप्रभुता, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई है। यह इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी भारतीय, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, वो सब मिल करके आखिरकार एक भारतीय हैं। एक चीज इसमें देखिए, उद्देशिका में जो शुरुआत होता है ये वाली लाइन, पहले इसी लाइन के लिए काफी चर्चा हुआ संविधान सभा में। जब चर्चा का विषय था, कुछ लोगों का मत था कि देवी देवताओं के नाम से शुरू होना चाहिए, देवियों के नाम पर मत हुआ, वोटिंग हुआ, लेकिन ये चीजें आई सामने कि नहीं, हम भारतीय लोगों का ज्यादा इसमें बेहतर है, विकल्प है। और वो उससे यह चीज समझ में आता है कि हम सब जुड़ाव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इसलिए जो यहाँ पे बोला गया था कि देवी देवताओं से शुरू होगा, ये शुरू ना होकर हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल, सभी को ऑफ इंडिया की बात जोड़ने की बात कही गई थी। उसके बाद है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक चीज और ध्यान रहे, एग्जाम में ये लाइन और इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, एक, ये, दो, तीन और चार, इन सब का सीरीज भी दे देता है, और जोड़ने के लिए कि आप इसको क्रम से रखिए कि संप्रभु है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, इन सबको क्रम से लिखिए। यहां से भी प्रश्न आते हैं, प्रश्न को अगर किनारे करें तो समझिए संप्रभु, सभी लोग संपन्न हो, प्रभुत्व संपन्न हो, पूरे भारत के राज्यों के संदर्भ में यह बात कही गई है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को कौन कौन सी चीज, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं आपको, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहां भी एक चीज ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो कौन कौन से स्वतंत्रता, यह भी ध्यान रहे। और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बात ये जोड़ी गई 26 नवंबर 1949 को जब बना, तो उसके बाद तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बहुत से बाद में चर्चा का भी विषय बना। केशवानंद भारती केस पढ़िए या फिर बेरुआड़ी का वाद विवाद का समझिए, तो उसमें कई बार चर्चा में आया है कि क्या प्रियम्बल को भाग माना जाए या ना माना जाए, क्या ये संविधान का अभिन्न अंग के रूप में किसी भाग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यह चर्चा का विषय रहा है। इसमें एक भी चर्चा का विषय यह भी रहा है, मेंस में आता है कभी कभी लिखने को, कि इसके जो समाजवाद हैं उसको थोड़ा और डिटेल में स्पष्ट करिए कि ये कौन सा समाजवाद है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है, इसका स्पष्ट करना है, क्योंकि यहाँ आपको चर्चा धर्म निरपेक्ष का नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया।
यानी इसमें पूरे भारत के लोगों को, चाहे वो, फिर वही बात आ गई कि जोड़ने की बात तो की गई है, इसको किसी भाग में नहीं रखा गया है। संविधान का एक मूल, इसको क्या बोला जाएगा, आत्मा। भाई कई क्या मुंशी ने भी इसको बोला है कि हाँ ये आत्मा है, ये संविधान जो पूरा बना है उसका बेसिक ऐसा रूप है कि इसमें सारी वो चीजें हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में पता चल जा रही हैं कि ये कैसी चीजें हैं। संविधान, इनका नेचर कहाँ होगा, आपको पता होगा संविधान बनाते समय 60 से अधिक देशों से हम लोगों ने सहारा लिया, तब जाकर के ये सारी रूपरेखा तैयार हुई। मूल अधिकार की बात इसमें की जाती है कि मूल अधिकार को क्या बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जब चर्चा का विषय बना था कि मूल अधिकार में क्या संशोधन किए जा सकते हैं, इसमें भी उसकी चर्चा भी करते हैं। पहले फिलहाल इसकी बात जान लीजिए। अब तक इसमें संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में वही 3 नए शब्द जोड़े गए थे, एक ही बार वो संशोधन हुआ है। उसके बाद तो इसमें अभी संशोधन नहीं किए गए, क्योंकि इसके एक एक शब्द क्या है, क्योंकि बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें नकारात्मक चीजों को आप हटा सकते हैं, बशर्ते किसी की एक लिमिट, मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए अब कोर्ट ही इसको स्पष्ट करेगा कि कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग एग्जाम की दृष्टि से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं, फिर उस पर, नहीं तो ये पीछे ना हो जाए। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कहाँ आई बात, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय के फैसले के रूप में आया था। फिर है बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो, और संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ये एक एक लाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, इसको लिखा गया है खासकर आरओ और पीसीएस के प्री के पेपर में। इसके बाद है बेरुवाड़ीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संविधान को अंग नहीं माना, लेकिन बाद में इसी केशवानंद भारती केस में यह माना कि हाँ प्रस्तावना क्या है, इसका अंग है। गोलकनाथ केस में भी पंजाब राज्य के प्रकरण में इसको संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी इस उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। इसके बाद के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली, ये पूछा गया है एग्जाम में कि किसने कहा था कि गणराज्य की जन्म कुंडली है, तो आप बोलेंगे आंसर में के एम मुंशी। भीमराव अम्बेडकर ने तो इसके संदर्भ में तो नहीं, लेकिन संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, ये प्रश्न आए हुए थे। अंबेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है और हृदय माना है। सुभाष कश्यप ने क्या बोला है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने भी सपनों का विचार बोला है इसको। इसके बाद पंडित नेहरू संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। 22 जनवरी को उद्देशिका के रूप में इसको स्वीकार किया गया। यही बात फिर आ गई कि यही 3 शब्द जो शुरू में ही बोला गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अमेरिका से। और विचार लाया गया था प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से। रूस के संविधान से प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की कही गई है। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द की बात की गई है। बंधुत्व माने भाईचारे वाली भावना होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता तो आपको पहले ही आर्टिकल मूल अधिकार भाग 3 में ही है। फ्रांस से लिए गए, फ्रांस की जो क्रांति आप पढ़ेंगे तो उसमें ये 3 शब्द के चीजों को जिक्र हुआ है, इससे लिया गया। यहां तक कि आप फ्रांस को ये भी कह सकते हैं कि वहां से हम लोग का जो लिखित संविधान है उसी से प्रेरित बना हुआ है लिखित संविधान। संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, केशवानंद भारती केस में बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और प्रस्तावना को क्या माना था, मूल ढांचा। ये मूल ढांचा है क्या, अगर हम इस प्रियम्बल को उठाते हैं, देखिए इसी में उसका स्टार्ट हो गया मैथ का वाला रीजनिंग। देखिए प्रियम्बल में जब बोला गया कि मूल ढांचा क्या है,
बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, प्रीएम्बल को अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है कि इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कौन तय करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन तो किए जा सकते हैं। कई बार हुआ कि कई केस में आप देखें कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है आखिरकार, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और हर धर्म को वो फ्रीडम मिलना चाहिए जो उसको मिलता है। इसी के बेस को अगर बनाकर देखा जाए तो जो यूसीसी कानून है, जो उत्तराखंड में अभी हाल ही में लागू हुआ, पहला एक राज्य है, तो उसमें अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से कई क्षेत्रों में, मतलब आप देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं को या फिर किसी एक कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं तो वहां भेदभाव जैसा चीज नजर में आएगा। तो इस चीज के लिए यूसीसी एक अपने आप में एक है चर्चा का विषय, किसी वीडियो में उसको बात किया जाएगा। लेकिन वहां आपको दिखाई देगा कि धर्म के कारण किसी वर्ग, किसी मतलब महिला के साथ ही भेदभाव होने जैसा चीज दिखाई दे रहा है। तो ऐसा किसी में भेदभाव ना हो। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ समानता वाली बात होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गणराज्य, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए कि उसके सारे रास्ते खुले होने चाहिए। जो राजनीतिक आपका दरवाजा है, आप देख लीजिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी व्यक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाता है। यानी आपका ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें आप जा ना सके। और यहाँ केंद्र में किसको रखा गया है? हम भारत के लोग, यानी सभी लोग, जनता जो मिली है, जनता को केंद्र बिंदु में रखा गया है। यानी सभी जनता के लिए जो सारी बातें कही गई हैं कि हम लोग मिल के रहेंगे। जैसे नॉर्मली आदमी बोलकर क्या कहता है, जब अपने आप को आप किसी घर में भी अगर बात करते हैं, जब आप जोड़ने वाली बात करते हैं कि चलो हम लोग की बात ही अलग है, या फ्रेंडशिप या कहीं भी बात करते हैं, हम लोग की बात जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे सामने वाला या परिवार में भी अगर आप देखें छोटे दर्जे पे, जो कि इससे तुलना करना गलत बात है लेकिन फिर भी बोलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सबको वो भावना फील होती है कि हाँ हमें मिलकर काम करना चाहिए। वहां आप किसी भेदभाव में नहीं जाते हैं। जाति धर्म ये सब चीजें हो किनारे हो जाती हैं। राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, कि अमीर है गरीब है, वो भी सारी भेदभाव खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि आप किस दर्जे पे हैं, बहुत पैसे वाले हो, आर्थिक रूप में हो, राजनीतिक रूप में हो, या फिर किसी जाति कैटेगरी के रूप में हो, वो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप यह भी देखेंगे कि पंथ निरपेक्ष के अलावा, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार के अलावा, जो पूरे संदर्भ में राज्यों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इस संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में अपना मुख्य रोल निभाएं। जैसे भाग 4 में आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 36 से 51 में क्या बताया गया, वहां राज्य को यही बताया गया है कि आप सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी विकास करना चाहते हैं, आप देखते हैं हर राज्य सरकार अपनी अपने तरीकों से अपने अपने लोगों के लिए, कोई महिलाओं के लिए, किसी वर्ग के लिए, गरीब के लिए अलग अलग प्रकार की योजना लाती है, लेकिन उस पर कोई बॉन्ड नहीं है। भाग 4 में ऐसा नहीं है कि प्रेशर है आपके भाग 4 पे किसी राज्य के ऊपर कि आपको करना ही है। ये उसका फ्रीडम है, उसके बजट के हिसाब से अपना काम वो करेगा, जैसा कर सकता है वो करेगा। ऐसे ही आप संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उल्लंघन कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, एक जैसे कैसे कहा जाता है, ये हम लोग का सम्मान है, उसके प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी भावना फील कर सकते हैं। पूरा संविधान का सार है, ये उद्देश्य है यही। और इसमें ऐसे शब्द हैं कि सब जोड़ने वाली बात कही गई है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वो अलग बात है कि अगर हम गणराज्य की बात करें कि कहा गया है कि जो भी होगा चयन प्रक्रिया के माध्यम से होगा, लेकिन आपको हर फील्ड में दिखाई देगा कि जो फ्रीडम हर सेक्टर में ऐसा है नहीं, हो या है या नहीं जो भी हो, लेकिन संविधान ने सबको यह स्पेस दिया हुआ है। इसके ये सब इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डिबेट का भी विषय था। इसके वाला समाजवादी सब, देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सा समाजवादी है। समाजवादी का मतलब होता है कि इस समाज में रहने वाला हर वर्ग, ध्यान रहे यहां समाजवाद का अर्थ है राज्यों को यह दिशा निर्देश देना कि सभी को इक्वल लेकर आगे बढ़ने के ओर अग्रसर होना। सीधा सीधा अगर बात कहें तो यही,
दूसरा है पंथ निरपेक्ष तो हो ही रहा है, क्या सभी यहाँ पे किसी धर्म विशेष को छूट नहीं दिया गया है, अपने धर्म का प्रचार करिए, कौन रोका है, हर धर्म अपना प्रचार कर सकता है, सब कुछ करिए, बशर्ते आप अपने धर्म को इतना हावी ना कर दें कि राष्ट्र से ऊपर हो जाए और दूसरे धर्म की उपहानि हो, हानि कर दें। आप अपने धर्म का सम्मान करिए, अपने धर्म का प्रचार करिए, कोई रोक टोक नहीं है, अपने धर्म का जिस प्रकार से पूजा पाठ करना है, मंदिर मस्जिद जहां भी जाना है सब कुछ करिए, बशर्ते जैसे महिला के संदर्भ में बोले कि ऐसा ना हो कि वो राष्ट्र की महिला होने के नाते धर्म के कारण वो शोषित हो जाए। ऐसा ना हो कोई हमारे राष्ट्र का कोई वर्ग हो केवल इसलिए वंचित हो जाए, इसलिए पीछे रह जाए कि किसी धर्म का है या किसी जाति का हो, उसको समान इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। इसके बाद है लोकतंत्र गणराज्य, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय मिलना ही चाहिए, किसी भी धर्म का हो, राजनीतिक रूप से भी। कोई भी आप देखते हैं यहाँ इलेक्शन कमीशन, ये जो भी चुनाव होते हैं, पब्लिक ही उसको तय करती है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है। जिसको जनता चुनती है, शक्ति उसी को ज्यादा मिला है। भले ही देखिए राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन लोगों का भी चयन प्रक्रिया है, जनता से सीधे कनेक्टेड ना हो, लेकिन जनता ने जिसको चुना है, जैसे सीएम हो, विधायक हो, एमपी हो या प्रधानमंत्री हो, तो इनको शक्ति इसीलिए ज्यादा दिया गया है क्योंकि इसमें जनता का अपना रोल होता है। और पूरे भारत के संविधान कहिए, चाहे लोकतंत्र वाली भाषा हो या फिर प्रियम्बल हो, जो कि आज का चर्चा का विषय हम लोग बनाए हैं, ये हम भारत के लोग पर ही सारा केंद्रित है। हम भारत में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी अमीर गरीब सभी आते हैं, तो उनको आर्थिक भी लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक लाभ भी मिले, आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हो तो उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए पूरा रास्ता खुला होना चाहिए। इसके अलावा न्याय विचार, राजनीतिक न्याय हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। एक तो आपको स्वतंत्रता यहाँ मूल अधिकार में भी है, समता, स्वतंत्रता, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर शिक्षा और धार्मिक अधिकार हैं ही, मूल स्ट्रक्चर, ये मूल अधिकार हैं ही, मूल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट तो हैं ही। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार एक तो हटा दिया गया, तो इसके बाद जो एक, अगर इसको हम सारांश में कहें प्रियम्बल को, पूरे संविधान का जो भी संविधान में, चाहे वो राज्य के संदर्भ में बताया गया हो, जनता के बारे में बताया गया हो, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में धार्मिक रूप से हर एक व्यक्ति को परिभाषित किया गया हो, अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो पूरे संविधान का सार है ये टोटल प्रियम्बल। एग्जाम में दृष्टि में तो एक चीज ध्यान ही रहे कि जीएस के पार्ट 2 में आता है ये क्वेश्चन, जब भी संविधान के क्वेश्चन अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो आपको पूरा पहले क्या करना चाहिए, जो मेंस का पेपर लिखा जाता है उसमें पहले तो आपको प्रियम्बल को पूरा लिखना ही है, तो याद ही होना चाहिए। याद होने के अलावा जो भी संविधान में हो आपको हर एक पक्ष पे, जैसे इसमें अगर अब एक एक को परिभाषित किया जाए तो केशवानंद भारती अपने आप में ही पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बेरोजगारी का है, यूनियन का है, टोटल एक को उठा लिया जाए तो चर्चा का विषय है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो वन लाइनर आते हैं, चूंकि प्री के एग्जाम में हो या आरओ के मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन मिले हुए हैं, ये एक डेट पूछा जा सकता है कभी कभी। इसके अलावा जो सारी चीजें कि ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, ये जो पहले ही बता दिया गया है, इनकी चर्चा, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की न्याय, ये सारी चीजें बताई गई हैं। एक चीज और लास्ट में कहेंगे कि संविधान जो भी हमारा बना हुआ है, हर एक व्यक्ति का यह पहला उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा के लिए नहीं कि हमको प्री का एग्जाम आरओ देना है या पीसीएस का एग्जाम देना है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको अपने संविधान का पूरा जानकारी होना चाहिए। उससे दो चीजें फायदा होता है, एक तो आपके, चूंकि संविधान बनने से पहले हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोग थे जो स्वतंत्रताकारी थे, उन लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी और राज्य को एक तरह से परिभाषित किया। अब देखिए इस स्वतंत्रता में हमारा एक कॉन्सेप्ट यह भी है कि हम किसी देश के रूप में, डोमिनियन रूप में नहीं है, पूरी तरह से क्या है, खुले तौर पे आजाद हैं। किसी से हम कोई राष्ट्रमंडल जो पहले लंदन उसका मुखिया बना होता था, ऐसा कुछ है नहीं। हम पूरे डिसीजन मेकिंग है, कुछ भी अपना राय लग सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। ऐसे ही भारत की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि चौथे भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो जो भी है, हम किसी देश के ऊपर किसी फैसले को लेकर किसी भी प्रकार से गुलाम जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये 47 में ही खत्म हो चुका है और हम पूरी तरह से आजाद हैं। दूसरा एक ये है कि संविधान जो व्यक्ति अभी बोला जा रहा है कि समझना क्यों चाहिए, हम अगर अपने संविधान को जानते हैं बेहतर ढंग से, तो हम अपने पूरी जो जो हमें संविधान ने छूट दे रखी है, जो हमारी आजादी है, अगर उस आजादी को कोई हमसे छीनता है शोषण के रूप में या फिर किसी भी तरीके से, तो आप उसके लिए खुद ही तत्पर होंगे उसको जवाब देने के लिए। दूसरा, एग्जाम के अलावा हमारे और आप अपने जो मतभेद हमेशा पूरे सोसाइटी में लगा हुआ है कि धर्म को लेकर आए दिन देखते हैं झगड़ा हो जाता है, या फिर किसी जाति वर्ग को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्षेत्र को लेकर हो जाता है, भाषा को लेकर हो जाता है। ये सारी चीज संविधान में पहले ही इस चीज को मान लिया है कि अरे ये सब किनारे करो, हम सभी पहले क्या हैं, एक राष्ट्र जैसे राष्ट्र वाली भावना होनी चाहिए, हम सब एक हैं और आगे बढ़ने के लिए जो चीज पहले पीछे छूट चुकी हैं उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन खुद को बंटने की जरूरत नहीं है। प्रियम्बल हमको यही सिखाता है, और प्रियम्बल को याद करने के अलावा एग्जाम से जो क्वेश्चन आए हैं उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स के अलावा जो पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी देख लीजिए और प्रियम्बल को याद कर लीजिए कि इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की समानता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 3 नए शब्द जोड़े गए वही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद तो अभी संशोधन हुआ नहीं है। चलिए ठीक है,